Hello guys. So let's start with a new video with a new topic. Today's topic is asthma. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अस्थमा क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, जीना में क्या डेफिनेशन है, अस्थमा के कॉजेज क्या क्या होते हैं, क्या एटियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद में मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे डेवलप होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद में लास्ट में मैं जीना की भी बात करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जीना के कवर करूँगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है डेफिनेशन, can write it down. It is a chronic inflammatory disorder. It is a chronic inflammatory disorder of airways associated with variable, ठीक है, associated with variable, और साथ में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यूजुअली रिवर्सिबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो सीओपीडी और अस्थमा में डिफरेंट होता है। इट इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे एसोसिएटेड विद वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन या फिर वेरिएबल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हो इसको, एंड इन्हांस्ड ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, एंड इन्हांस्ड ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू ए वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई, टू ए वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। तो स्टिमुलाई यहाँ पे क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं वो स्टिमुलाई हो गए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अस्थमा, ठीक है। अब जीना क्या बोलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा उसमें। जीना में क्या है, जो डेफिनेशन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सिम्टम्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अस्थमा इज ए हेटेरोजीनस डिजीज, अस्थमा इज ए हेटेरोजीनस डिजीज डिफाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, डिफाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस और काफ। ये चार सिम्टम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस एंड काफ दैट वेरी ओवर टाइम। देखिए यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई है, दैट इज इवन सिम्टम्स भी वेरी करते हैं और आउटफ्लो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी वेरी करता है, यही ध्यान रखना है। दैट वेरी ओवर टाइम एंड इन इंटेंसिटी टुगेदर विथ वेरिएबल एक्सपिरेटरी आउटफ्लो लिमिटेशन, वेरिएबल एक्सपिरेटरी आउटफ्लो लिमिटेशन बोल सकते हो या एयर फ्लो लिमिटेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो जीना क्या बोलती है, अस्थमा इज हेटेरोजेनस डिजीज डिफाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस एंड कफ दैट वेरी ओवर टाइम एंड इन इंटेंसिटी टुगेदर विथ वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन, दिस इज अस्थमा, ठीक है। तो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस और एयर फ्लो जो इन्फ्लामेशन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इन एयर फ्लो जो इन्फ्लामेशन हो गया, एयरवे की जो इन्फ्लामेशन है, एयरवे की इन्फ्लामेशन है वो दैट आर नॉट नेसेसरी और सफिशिएंट टू मेक डायग्नोसिस। ये ध्यान रखना, खाली एयर फ्लो का जो इन्फ्लामेशन और भी डिजीज में होता है, सीओपीडी में भी एयर फ्लो इन्फ्लामेशन होता है। हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इज नॉट सफिशिएंट टू मेक ए डायग्नोसिस, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी इज द मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। जस्ट हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इज नॉट सफिशिएंट। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, कितनी होती है, वो सब मैं आपको आगे डायग्नोसिस की जब अपन बात करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करें इटियोलॉजी। तो अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जो इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण भी होती है और एक्सट्रिंसिक मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ, बाहर जाता हूँ तो मास्क लगाता हूँ, मुझे अस्थमा कैसे हुआ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एनवायरमेंटल फैक्टर से ही अस्थमा हो। हाँ, मोस्ट कॉमनली एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो साथ साथ में अस्थमा डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो मेजर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। इसके अलावा इंट्रिंसिक और इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर जिनको अपन बोलते हैं वो भी यहाँ पे कॉजेज अस्थमा होने के हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करें अपन फिजियोलॉजिकल एजेंट्स, फिजियोलॉजिकल कुछ एजेंट्स हैं उनकी अपन बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की अपन बात करेंगे। तो पहला आता है राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और गर्ड। किसी को राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, एक अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अस्थमा का पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। अस्थमा यूजुअली एक आप बोल सकते हो कि एक ऐसी बीमारी नहीं है कि एक प्लेन खाली उसको अस्थमा होगा और कुछ नहीं होगा, बहुत कम चांसेस ऐसा होता है। यूजुअली साथ के अंदर क्या होता है, अदर एलर्जीज भी रहती है, इसमें स्किन एलर्जी भी काउंट है, ठीक है, एक्जिमा भी इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो राइनाइटिस,
नोज में जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जो नेजल म्यूकोसा, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस वगैरह, तो साइनस भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। गर्ड, किसी को गर्ड हो तो रिपीटेड जो माइक्रो इंजरीज होती है, जो एसिड रिफ्लक्स होता है उस कारण से, जो एयरवे की इंजरी रहेगी उस कारण से भी अस्थमा हो सकता है, या कहेंगे ये जो ट्रिगर भी काम कर सकता है। इसके अलावा हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, हर किसी में नहीं होगा, किसी किसी में हो जाएगा, तो यहाँ पे वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ पे काम कर रहा है कि किसी ने हैवी एक्सरसाइज की तो उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, उसकी एयरवे जो हैवी एक्सरसाइज के कारण जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है वो होता है, तो किसी किसी में होता है। कई लोग जिम जाते हैं, नहीं होता, किसी किसी में होता है। वायरल इन्फेक्शन इज आल्सो ट्रिगर, वायरल इन्फेक्शन इज आल्सो ए ट्रिगर। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है, उसके बना की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस में भी होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब लाफिंग, कोई रो रहा है ना, क्राइंग, उनसे भी अस्थमा ट्रिगर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल चेंजेस से भी अस्थमा ट्रिगर होता है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की अपन और बात करें तो इंडोर भी हो सकते हैं और आउटडोर भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे अस्थमा कैसे हुआ, तो कुछ इंडोर फैक्टर भी हैं, जो इंडोर एनवायरमेंटल एजेंट्स भी है, एलर्जेंस भी है जो ऐसा करते हैं। तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन तो पोलेंस होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बोल आउटडोर अपन इसको बोल सकते हैं, लेकिन इंडोर में कौन कौन से होते हैं चलिए। तो पेट, किसी के पास पेट है तो उनके जो फर होते हैं वो डेंडर है, सलाइवा है और फेदर्स है, ठीक है, फर, फेदर्स, सलाइवा, डेंडर्स, ये पेट। इसके अलावा डस्ट और माइट जो अपने कपड़ों में रहती है, लाइनेंस में रहती है, वो भी कॉजेज होते हैं। टोबैको, कोई घर में कोई दूसरा तंबाकू खा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, उस कारण से भी स्मोक भी उसको, दूसरा पर्सन उसको अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। वुड स्मोक, जो बायोफ्यूल एक्सपोजर के साथ में एक्सपोज हो रहे हैं, वुड स्मोक, जो लकड़ी, अभी भी लकड़ी जलाते हैं उसमें स्मोकिंग निकलता है, उस कारण से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा रूम फ्रेशनर, ठीक है, एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर कोई यूज़ करता है, कोई सेंट यूज़ कर रहा है, डिओड्रेंट, परफ्यूम यूज़ करता है, तो इंटेंस स्मेल होती है, उससे भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। क्लीनिंग सॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, इवन पेंट, स्मेल ऑफ पेंट से भी अस्थमा हो सकता है। इसे ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ों से अस्थमा होता है। तो आप बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी आप इसका यूज़ करते हो, कैसे, इन सब को अवॉइड करके। आप इनको अवॉइड करते हो तो अस्थमा ट्रिगर ही नहीं होगा, तो एक मेंटेनेंस डोज पे आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, आपको हाई डोजेज या एक्सरबेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। आउटडोर की बात करें तो मोस्ट कॉमन मैंने बताया पोलेंस होते हैं, इसके अलावा ग्रासेस है, वीड्स है, ह्यूमिडिटी चेंजेस, यस, किसी क्लाइमेट चेंज से भी होता है, मतलब ठंडक थोड़ी बाहर हो गई तो आपको अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। कोल्ड एक्सपोजर, एयर पोल्यूटेंट्स, इनसे भी अस्थमा ट्रिगर होता है। फूड एलर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड एलर्जी, उनसे भी अस्थमा होता है। कोई जो जो बोल सकते हैं कि ज़्यादा तीखा कोई खा रहा है उससे भी उसको अस्थमा हो सकता है। ज़्यादा कोई स्मेल वाला फूड है वो खा रहा तो भी होता है। फूड एलर्जी, इवन एलर्जेंस फूड के अंदर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उससे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई इटियोलॉजी की, एजेंट्स की, जिस कारण से अस्थमा ट्रिगर होता है, उनकी मैंने बात की। अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ अस्थमा, ठीक है, टाइप ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, दो तरह से डिवाइड आप इसको कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी दो तरह के हो गए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक यूजुअली जो कौन सा होता है, जो बियॉन्ड द एज ऑफ 40 कॉजेज अदर देन एलर्जन एक्सपोजर। समझ में आया कि कोई एलर्जी का एक्सपोजर नहीं है, बोलते कि मैं अंदर ही रहती हूँ। कोई फीमेल पेशेंट आपके पास में आती है, अब तो आउट ऑफ 40 फीमेल एज के बाद में आती है, बोलती है मैं तो घर में ही रहती हूँ, एलर्जी एक्सपोजर नहीं है, मुँह भी बांध के रखती हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ तो मास्क है, बाहर जाती हूँ तो मास्क यूज़ करती हूँ। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक टाइप, जो बॉडी की खुद की जो प्रोटीन्स है उस कारण से अस्थमा ट्रिगर हो रहा है, उस कारण से ऐसा हो रहा है, दैट इज इंटेंसिक टाइप ऑफ अस्थमा। तो यूजुअली बियॉन्ड द एज ऑफ 40 ये होता है, और कॉज क्या है, अदर देन एलर्जन एक्सपोजर, मतलब इंटेंसिक फैक्टर्स ऐसा होता है, इंटेंसिक प्रोटीन्स होती है वो ऐसा करती है। दूसरा एक्सटेंसिक, एक्सटेंसिक है मेनली इन चाइल्डहुड में मेनली रहता है। मेन जो बच्चों वाला जो आप बोलते हो कि जो अर्ली ऑनसेट अस्थमा या बच्चों वाला जो अस्थमा होता है वो मेनली वही होता है, एक्सटेंसिक टाइप होता है ड्यू टू एक्सपोजर टू एलर्जेंस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स मैंने लिखे हैं पहला, दूसरा डे टाइम और नाइट टाइम। सिम्टम किसके रखे हैं, डे टाइम और नाइट टाइम, ऐसे अपन को पूछना पड़ता है। पेशेंट को भी आप पूछ सकते हो कि दिन में ज़्यादा सिम्टम होते हैं कि रात को सोने के टाइम सिम्टम्स होते हैं, मतलब नाइट टाइम अवेकनिंग आप इसको
बोल सकते हो। दूसरा है लेस देन 5 ईयर ऑफ एज और दूसरा मोर देन 5 ईयर ऑफ एज। यदि कोई बच्चा है तो आप उसको एक्सरसाइज टॉलरेंस का पूछो कि बच्चा खेलता है कूदता है तो ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, और यदि 5 ईयर एज से ज़्यादा है तो वो PEF है, उसका आप मेजर कर सकते हो। FEV1 कोई बच्चा कर सकता है तो वो भी आप करवा सकते हो। तो स्पायरोमेट्री वाला आप वो वाला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड मैंने किया है। तो यहाँ पे अस्थमा का डिवीजन होगा सीवियरिटी बेसिस पे, ठीक है, बेसिस ऑन सीवियरिटी, ठीक है। तो पहला है माइल्ड इंटरमिटेंट। तो माइल्ड यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड किए, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, आप इसको याद रख सकते हो, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर। लेकिन माइल्ड वाला यहाँ पे दो तरह से डिवाइड है, इंटरमिटेंट एंड परसिस्टेंट, ठीक है। अब इंटरमिटेंट क्या होता है, तो सिम्टम्स है लेस देन ट्वाइस, मतलब वीक में खाली 2 दिन, ऐसे याद रखना है इसको। डे टाइम सिम्टम्स मैंने बोला, सिम्टम्स वही 4 सिम्टम आपको याद रखने, वीज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। वीज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट टाइटनेस। तो डे टाइम सिम्टम की बात कर रहा हूँ, वीक में 2 या 2 से कम है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे नाइट का लिखेंगे, नाइट में वीक नहीं है, मंथ है, यही आपको याद रखना है कि दिन में सिम्टम ज़्यादा होते हैं, नाइट में पेशेंट दवाई लेता है सो जाता है, उतना सिम्टम नहीं आता। एलर्जन से एक्सपोजर नाइट में नहीं होता, पर्सन सो रहा है रूम के अंदर, एक बंद रूम है, तो एलर्जन एक्सपोजर नहीं होगा तो सिम्टम्स कम आएंगे। तो ऐसे पर इसको याद रख सकते हो कि ये मंथ के लिए है, ठीक है। तो लेस देन ट्वाइस मतलब 2 दिन के लिए ऐसा हुआ है वीक में, या फिर पूरे मंथ में 2 दिन से या उससे कम हुआ है नाइट टाइम, तो वो माइल्ड इंटरमिटेंट वाला माना जाएगा। एक्सरसाइज टॉलरेंस लेस देन 5 ईयर के बच्चे की मैं बात करूँ, एक्सरसाइज टॉलरेंस यहाँ पे अच्छी है तो वो माइल्ड इंटरमिटेंट होगा। और 5 ईयर से ज़्यादा का कोई बच्चा है या एडल्ट है तो वहाँ पे PEF या FEV1 मोर देन 80% ऑफ प्रेडिक्टेड है, ठीक है। FEF वेरिएबिलिटी यहाँ पे लिखा है लेस देन 20% है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, FEF जो पीक एक्सपेक्टेड फ्लो वेरिएबिलिटी है वो 20% ज़्यादा होता था, अस्थमा डायग्नोसिस माना जाता है। ये सिंगल रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एक एवरेज डायूरल एवरेज वेरिएशन वो आता है, वो अलग होता है, ठीक है। चलिए फिर अपन बात करेंगे माइल्ड में ही परसिस्टेंट की मैंने बात की है, तो यहाँ पे लेस देन 2 वाला हटा दिया गया, मोर देन 2 वाला है, ठीक है। मोर देन 2 पर वीक बट लेस देन 1 पर डे, मतलब हर दिन नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली हर दिन नहीं है, आप वीक में खाली 2 दिन से ज़्यादा मान रहे हो, मतलब 3 डेज हो सकता है, 4 डेज हो सकता है, 5 डेज भी हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे 7 डे हर दिन नहीं होगा। 1-2 दिन ऐसा होगा जब कोई सिम्टम्स नहीं होगा उसको, ठीक है। नाइट टाइम अवेकनिंग मोर देन 2 पर मंथ हो गई यहाँ पे। अभी लेस देन 5 ईयर ऑफ एज की बात करूँ, एक्सरसाइज सिम्टम्स मतलब बच्चा खेल रहा है तो उसको सिम्टम्स आएंगे, बोला खेलता है तो सांस उठता है इसका, बाहर जाता है खेलने तो सांस उठता है और खेल नहीं पाता, खांसी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, ठीक है। मोर देन 5 ईयर ऑफ एज PEF या FEV1 जो है वो मोर देन 80% ही, अभी भी मोर देन 80% ही है। और PF वेरिएबिलिटी 20 to 30% तक यहाँ पे हो गई है अभी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मॉडरेट। मॉडरेट यहाँ पे परसिस्टेंट ही है, तो डेली सिम्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं और नाइट में अवेकनिंग मोर देन 1 पर वीक है, मतलब अब हर वीक में ऐसा हो रहा है, मोर देन पर वीक नाइट में अवेकनिंग भी है और डेली सिम्टम्स कर दिए, हर दिन उसको सिम्टम है, हर दिन या तो खांसी रहेगी या तो हर दिन ही उसको सांस में दिक्कत होती है। लेस देन 5 ईयर की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज टॉलरेंस की अपन यहाँ पे बात करें तो फ्रीक्वेंट यहाँ पे एक्सरसाइज सिम्टम्स होंगे। और मोर देन 5 ईयर FEV1 जो वैल्यू है 60 to 80%, अब यहाँ पे डाउन हो गया। माइल्ड वाले जो अपन पढ़ते हैं FEV1 जो पढ़ते हैं, मोर देन 80% इज नॉर्मल, लेस देन 80% लाइक 60 to 80 इज माइल्ड सीवियरिटी को बताता है, ठीक है। PEF वेरिएबिलिटी मोर देन 30% यहाँ पे हो गई है। लास्ट है सीवियर परसिस्टेंट, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस सिम्टम्स मतलब पूरे दिन भर ही सिम्टम रहेंगे, ठीक है। वहाँ क्या लिखा है मैंने, डेली सिम्टम्स हर दिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअल डे सिम्टम्स, मतलब पूरे दिन भर ही उसको खांसी रहेगी, पूरे दिन भर ही सांस में दिक्कत रहेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट नाइट सिम्टम, मतलब नाइट अवेकनिंग कभी भी हो जाती है, ऐसे वीक में 2 बार 5 बार 4 बार 5 बार भी हो सकती है, मतलब लगभग 2-4 दिन में हर दिन ही भी हो सकते हैं, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो वो सीवियर परसिस्टेंट हो गया। एक्सरसाइज सीवियरली लिमिटेड, यहाँ पे बच्चा खेल ही नहीं पाएगा, ठीक है। बच्चा खेल नहीं पाएगा, बोल के बहुत ज़्यादा खांसी हो, नहीं खेल पाता, सांस में दिक्कत है, वो तो उठ भी नहीं रहा, मतलब यहाँ पे सीवियर सिचुएशन आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे FEV1 की जो वैल्यू है लेस देन 60% आ गया, मतलब मॉडरेट वाला है वो भी एक तरह का सीवियर परसिस्टेंट में माना जाता है। और PF वेरिएबिलिटी है वो मोर देन 30% यहाँ पे हो गई है। तो ये क्लासीफाई होता है अस्थमा अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड की है, सिम्टम्स और दूसरा एक्सरसाइज एंड PEF जो वैल्यूज है वो वाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैंने बात की कि अस्थमा क्या होता है, क्या डेफिनेशंस है,
क्या रीजंस होते हैं, क्या एटियोलॉजी है, इसके अलावा अस्थमा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन पैथोफिजियोलॉजी एंड सिम्टम्स वगैरह उनकी बात करेंगे, क्या सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है, क्या उनका प्रिवेंशन होता है। ठीक है।